देखो एनसीआर 1 में मैं नहीं पहुंचा ना, उसका परिणाम कितने सारे लोग ब्रेक में चले गए, या हम उसको देख लिए तो लोग बाहर नहीं निकले। शुरू करें पढ़ना। तो पिछले टेस्ट का हम लोग एक मॉडल आंसर ले रहे हैं। पहला प्रश्न आया था, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं, ये सबसे सरल प्रश्न था। मुझको उम्मीद थी कि आप बनाए होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी। तो आप याद रखना, क्या समझते हैं, इसका मतलब आपके मन में बड़ी अद्भुत बात आती है। कई लोग आए थे, सर क्या समझते हैं पूछा है, तो विशेषताएं कैसे लिखेंगे। भाई विशेषताओं के माध्यम से ही तो कोई चीज समझ में आती है। क्या समझते हैं यदि पूछ रहा है तो पहले परिभाषा को लिखना है, या परिभाषा के उस पॉइंट को लिखना है जो सबसे बेसिक पॉइंट है, जिसके बिना वो चीज समझ में ही नहीं आएगी। तो आपके दिमाग में बैठेगा समुदाय का मतलब क्या है। तो एक गांव एक समुदाय है, एक नगर एक समुदाय है, एक मोहल्ला एक समुदाय है। आपके दिमाग में पिक्चर बैठी है। कोई गांव कैसे बनता है, व्यक्तियों का समूह होता है, एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, और उनमें क्या पाई जाती है, हम की भावना। ये परिभाषा भी है, और यही समुदाय की सबसे बेसिक समझ भी है। पहला पॉइंट मेरे अनुसार वही बनना चाहिए, व्यक्तियों का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है तथा जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, समुदाय कहलाता है। टाइप करने वाले कहलाती है कर दिए हैं, समुदाय पुल्लिंग है, समुदाय कहलाता है। ग्रुप, अब इस इंग्लिश में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, डेफिनेट एरिया एंड वी फीलिंग। आपको जगह जितनी रहे, अब ये मैं यहीं पर से सेकंड पॉइंट बनाया था। टाइप करने वालों को लगा होगा डिजाइनिंग में कमी आ जाएगी करके, आप यहां से पॉइंट 2 बनाएंगे, तभी ये चारों पॉइंट कवर होगा। नहीं तो आप कॉपी अब देख चुके हैं, इसीलिए मैं आपको टेस्ट कॉपी के साथ बैठेंगे तभी समझ में आएगा। बोला था समुदाय का स्वतः विकास होता है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। इसका एक निश्चित नाम होता है, स्पेसिफिक नेम। गांव, मोहल्ला, नगर आदि इसके उदाहरण है। इतना लिखेंगे यदि आपको 2 नंबर मिलना चाहिए। इससे संबंधित और कुछ विशेषताएं यदि आप पे लिखी होंगी, और आप यदि भाव को समझाए होंगे। देखिए विशेषताएं बहुत सी हैं। समुदाय की सदस्यता क्या होती है, कंपलसरी होती है, मैं और कितनी विशेषताएं बता सकता हूँ। लेकिन समुदाय की पिक्चर कैसे क्लियर होगी आपके सामने। एक गांव, नगर, मोहल्ला समुदाय है जिसका एक नाम है, जिसमें व्यक्तियों का समूह रहता है और जिनमें आपस में हम की भावना पाई जाती है। जिससे समुदाय को आप समझेंगे, उन्हीं चीजों को यहाँ पर दिया गया है, और मेरे अनुसार ये सही भी है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक समूह, बड़ा वो लगेगा। द्वितीयक समूह की विशेषताएं लिखिए। अब मैं इसमें 7 विशेषताएं दे दिया हूं, और क्या लिखा हूं चेक करने वालों के लिए निर्देश। इसी तरह के कोई भी 4 पॉइंट पूरे लिखने पर 2 अंक, कोई भी 1 पॉइंट सही होने पर 5 अंक नहीं, 0.5 अंक। और टाइप करने वाले कितनी छूट है, जल्दी जल्दी टाइप करवाए हैं। यदि ये 2 अंक का है, 4 पॉइंट पे 2 अंक है, तो 1 पॉइंट पे आधा रहेगा। द्वितीयक समूह क्या होता है सब जानते हैं, जो प्राथमिक नहीं होता वो द्वितीयक होता है। प्राथमिक समूह में घनिष्ठ संबंध होते हैं। आपका परिवार प्राथमिक समूह है, आपके दोस्त प्राथमिक समूह है, आपके आसपास रहने वाले प्राथमिक समूह है। लेकिन ऐसे लोग जो आपसे दूर दूर हैं वो द्वितीयक समूह है। तो ये जानबूझकर बनाया जाता है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह जानबूझकर नहीं बनता। दोस्ती जानबूझकर नहीं की जाती। जानबूझकर कर रहा है मतलब वो दोस्ती के नाम पे कलंक है। तो जानबूझकर, सोच समझकर सेकेंडरी ग्रुप बनता है। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, फॉर्म डिलिबरेटली टू अटेन सम ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर बनाए जाते हैं। सदस्यों का एक दूसरे को जानना आवश्यक नहीं है। जो आप यहाँ कोचिंग में बैठे हैं ये सेकेंडरी ग्रुप है। हर स्टूडेंट एक दूसरे को नहीं जानेगा। नॉट नेसेसरी फॉर द मेंबर्स टू नो ईच अदर पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से तो और नहीं जानेगा, नाम वाम जान गए तो जान गए। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरा, शारीरिक निकटता का अभाव, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं रहती। परिवार के लोगों से आप रोज मिलोगे, द्वितीयक समूह के लोगों से आप ऑफिस के मेंबर हैं, एक रूम में बैठा है, दूसरा और 10वें रूम में जाकर के बैठा है। लंच वंच में चेहरा देख लिए तो देख लिए, दिन भर एक दूसरे से आपकी वसी बातचीत नहीं होगी। आकार विस्तृत, भाई इसका जो आकार है वो कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा। प्राथमिक समूह घर परिवार छोटा, और द्वितीयक समूह आपका स्कूल, आपका कॉलेज,
आपका वो संस्था जहां आप काम कर रहे हैं, तो इनका सबका साइज क्या होता है? लार्ज। लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सदस्यों के एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। मैं आपके साथ सेकेंडरी ग्रुप के रिलेशन में हूं, मेरा आपके प्रति उत्तरदायित्व क्या है? लिमिटेड। पढ़ाया, चलते बना। घर वालों का लिमिटेड नहीं है। और रिलेशन कैसा रहेगा? औपचारिक, फॉर्मल रिलेशन। तो देखो, अभी आपको याद हो जाना चाहिए प्राथमिक समूह की विशेषताएं। टेस्ट वेस्ट में कितना नंबर पाओगे सब हटा दो, 4 पॉइंट लिखे हो, 2 नंबर मिलना चाहिए। ये 4 पॉइंट यदि आपको याद है, मान के चलो आप चयन की दिशा में बढ़ गए। कितने लोगों को इसमें से कम 4 पॉइंट याद है? जिनको याद नहीं है, याद करने का प्रयास करो। कब करोगे? द्वितीयक समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, देखना मत पड़े। द्वितीयक समूह में सदस्यों के बीच के संबंध औपचारिक होते हैं। द्वितीयक समूह का आकार विस्तृत होता है। और बोलो, द्वितीयक समूह में शारीरिक निकटता का अभाव होता है। संबंधों की प्रकृति टच एंड गो होती है, छुओ और जाओ। सदस्यों के एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। कम ना लिखो, सीमित होते हैं, लिमिटेड। तो जो बार बार पढ़ रहा है मेरे साथ, अब उसको ये सब्जेक्ट उसकी उंगली पे खेलेगा। जो नहीं पढ़ पाए हो, सो मत बेटा। जो नहीं पढ़ पाए हो, तबीयत ठीक है, जो नहीं पढ़ पाए हो वो इसको मेरे साथ साथ कवर करने का आखिरी प्रयास करो। प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं? इसको मैं क्लास में लिख के बतवाया, जानबूझ के दोबारा दिया हूं। क्या समझते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या समूहों के बीच नहीं, बीच सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा की प्राप्ति का प्रयास प्रतिस्पर्धा है। अब इसमें ये एक ही लाइन में है ना, टाइप करने वाला 2 पॉइंट बना दिया, आधा किसी लाइन को छोड़ के दूसरा पॉइंट नहीं बनता, ये यहां से यहां तक जाएगा। अब उसके बाद प्रतिस्पर्धा सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग जो काम कर रहे हैं अभी, वही क्या है? कंपटीशन। किसकी प्राप्ति का कंपटीशन कर रहे हैं? एक पद, एक सेवा, एक अधिकार की प्राप्ति का। कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 के बीच या 2 से अधिक। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच होने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रतिस्पर्धा है। यह सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा की प्राप्ति के लिए की जाती है। ये हो गया प्रतिस्पर्धा। अब जगह बच गई, तो आप उस जगह में प्रतिस्पर्धा से संबंधित जितनी अच्छी बातें लिख सकते हैं, शेष 2 लाइन में लिख दो। प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक होती है। एक ही शब्द को पूरा लाइन भर क्यों खींचोगे? कंपटीशन इम्पर्सनल होता है, कंपटीशन अचेतन होता है, अनकॉन्शियस होता है, ये सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। अलग अलग 4 लाइन क्यों इसके लिए खर्चा करो? प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक, अचेतन, सार्वभौमिक, अहिंसात्मक प्रक्रिया है, ऐसा भी कर सकते। यह सतत प्रक्रिया है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। आप जितने ज्यादा फैक्ट का समावेश कर सकोगे, उतने ज्यादा आपके अंक आएंगे। प्रतिस्पर्धा कैसा प्रक्रिया है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसी प्रक्रिया है? नॉन वायलेंट। एक भी पॉइंट जिसको क्लियर नहीं बोले, मैं दोबारा बताऊंगा। कंपटीशन नॉन वायलेंट है। आप यहाँ कंपटीशन एग्जाम कर रहे हो, एक दूसरे को मारोगे क्या? नहीं। ये कैसी प्रक्रिया है? सतत, जीवन भर चलेगी। अभी नौकरी पाने के लिए कंपटीशन, बाद में नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए कंपटीशन, मरने के समय आ गया तो स्वर्ग जाने के लिए कंपटीशन। आदमी कुछ ना कुछ क्या करते रहता है। ये था प्रश्न नंबर 3। कोई भी आप 4 पॉइंट। उद्विकास को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए। तो अब देखिए, चूंकि परिभाषा बोल दिया और थोड़ा टफ है इसकी परिभाषा, तो इसमें 4 पॉइंट बनाते नहीं बना, 2 पॉइंट बना लीजिए। अब आपको बोर्ड देखना मत पड़े। मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक छोटा सा बीज जिस प्रक्रिया के माध्यम से वृक्ष बन गया कुछ वर्षों में, वही प्रक्रिया क्या है? उद्विकास है। अब यदि हम इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हैं तो शब्द बदल जाता है। एक सरल सामाजिक इकाई एक जटिल सामाजिक इकाई में चेंज हो जाती है। सिंपल फिनोमिना किसमें चेंज हो जाता है? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना में। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज होने का प्रोसेस, इसी प्रोसेस का नाम क्या है? इवोल्यूशन। एग्जाम्पल, बीज का वृक्ष बनना।
एक बच्चे का बड़ा होना, और फिर समाज में इसको जोड़ सकते हो चाहो तो, यदि जगह बचता। मॉर्गन ने, स्पेंसर ने परिवार और समाज का उद्विकास समझाया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीधी सरल वस्तु जटिल रूप धारण कर लेती है। एकदम सरल शब्दों में लिखा गया है, एक्सपांडिंग आउट ऑफ समथिंग फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू वेराइटीज। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीधी सरल वस्तु कैसा रूप धारण करती है, सरल रूप, सॉरी कैसा रूप, जटिल रूप। उदाहरण, बीज का अंकुरित होना नहीं, बीज। मैं बोला था ना गलत लिखोगे तो खटकता है, मैं गलत नहीं लिखा हूं, टाइप करने वाले कर सकते हैं, लेकिन ये तुरंत आपकी नजर में नहीं खटक रहा है, तो गलतियों से बचना है, इंप्रेशन कम होता है। बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप लेना, ये उदाहरण है। यहाँ पे अर्ध विराम हो जाएगा, फिर दूसरा वाक्य शुरू हो गया, या इसको पहला वाक्य बना लो, फिर यहां से पॉइंट नंबर 2 कर देना। यह एक निरंतर, धीमी और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 2 हो गया। यह मूल्य रहित होती है। 3, इसके विभिन्न चरण होते हैं। 4, आप इसी एक छोटे से परिभाषा में 4 पॉइंट बना दीजिए। 4 पॉइंट बनाएंगे, चेक करने वाले को अच्छा लगता है, 4 पॉइंट पे वो आधा आधा गिन के अक्सर 2 नंबर दे देता है। हाँ, कोई बात छूटे मत। पैराग्राफ में जगह में आपका जगह का यूटिलाइज करते नहीं बनता। आप ट्राई करेंगे तो आपको इसमें छोटी सी जगह को लिखते बनता है। किसी भी प्रकार से लिखने नहीं लिखने की मनाही नहीं है, वो तो कहते ही नहीं कि ऐसा लिखो, नहीं आयोग कोई आदर्श उत्तर देता। ऐसा लिखने में आप एक लाइन का उपयोग करके एक फैक्ट या एक लाइन में एक से ज्यादा फैक्ट ले आते हैं, जो आपको साधारण तरीके से जानना है। यदि आप भूल गए तो उद्विकास एक मूल्य रहित प्रक्रिया है, इतनी बस आपको याद आया। लेकिन आपको इतना कुछ याद है, इतने बार आप यहाँ पर पढ़ चुके हो कि उद्विकास एक मूल्य रहित सतत प्रक्रिया है। तो उद्विकास एक मूल्य रहित सतत सार्वभौमिक प्रक्रिया है। एक ही लाइन में आपने क्या कर दिया, 3 वजनदार। अगले लाइन में आपने लिखा उद्विकास के निश्चित चरण होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। तो आपका आंसर वजनदार होगा कि नहीं होगा, वो नंबर नहीं काटेगा। और आप बिल्कुल सतही तरीके से लिखेंगे। आपने लिखना शुरू किया, उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई एक सरल इकाई बड़े और जटिल इकाई में बदल जाती है। जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे देखते देखते कब एक बीज वृक्ष बन गया और एक छोटा सा बच्चा कब बड़े रूप में बदल गया। यही उद्विकास है। 4 लाइन तो खत्म हो गया ना। और आपको 1 नंबर दे देगा, वो भी गलत तो नहीं लिखे हो। 1 से 1.5 और 1.5 से 2 तक पहुंचने की ही तो लड़ाई है। इसी के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो दुनिया में पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ा देते हैं। आप इसको बहुत गंभीरता से, और ये आपके निरंतर अभ्यास से आपके प्रैक्टिस में आए। पहले तो सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, तभी तो उस पॉइंट्स को आपको कंपाइल्ड करते बनेगा। इसलिए पहला काम किस पे करो, आप सारी चीजों को याद करो। इस वीक मेरी स्पीड एकदम कम। अब ये सोशियोलॉजी का निर्णायक सप्ताह है। कुछ टॉपिक जो बचे हैं इत्मीनान से आपको पढ़ाऊंगा, और आपको जो समझ में नहीं आता पूछो, जो समझ आ रहा है उसको रटो। अब देखो, प्रदत्त परिस्थिति की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न तो सिंपल है, ऐसी परिस्थिति जो व्यक्ति को समाज में स्वतः मिल जाती है जन्म से, वही प्रदत्त परिस्थिति है। जैसे जन्म लेते ही कोई किसी का भाई बन गया, उसको मेहनत करनी कब पड़ी क्या? कोई किसी का चाचा बन गया, कोई किसी का मामा बन गया, बेटा तो बन ही गया किसी किसी के। ये सब कैसी परिस्थितियां हैं? प्रदत्त। ये क्यों मिलती हैं व्यक्ति को? समाज उसके गुण पर, उसके कर्म पर ध्यान दिए बिना दे देता है, तभी तो नाम क्या है? प्रदत्त। अब इसकी विशेषताएं बोला है, यानी 4 पॉइंट लाना पड़ेगा। व्यक्ति के स्वतः ही प्राप्त नहीं। अब ये वाक्य को मैं पॉइंट्स में हल्का कर रहा हूं, पूरे वाक्य नहीं बना रहा हूं। यहाँ पर व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त, उसके गुणों पर ध्यान दिए बिना, इसको पूरा वाक्य बना लीजिएगा। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त होती है, उसके गुणों पर ध्यान दिए बिना। दूसरा, अब प्रदत्त परिस्थिति पर जगह खप रहा है। पॉइंट नंबर 2, इस पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं है। ये मैं हिंट के लिए लिखा हूं क्योंकि मुझको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था। मैं इसको चेकिंग करने के लिए दे रहा हूं सर लोगों को। यदि आप इस भाव में लिखेंगे आपको नंबर देंगे।
इसके आधार लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म आदि हैं। ये आदिम और परंपरागत समाजों में अधिक पाई जाती हैं। यानी जो गांव का समाज है, आदिवासियों का समाज है, यहाँ मम्मी का, पापा का, गांव के मुखिया का, दादा का, दादी का, नानी का बेहद सम्मान है। और आधुनिक समाज में कलेक्टर का, कमिश्नर का, एसपी का अपने बाप के आगे खड़े नहीं हो रहे। आदमी कलेक्टर आया करके खड़े हो जाएंगे। सम्मान होना तो चाहिए पहले पिताजी का। लेकिन आधुनिक समाजों में व्यक्ति से ज्यादा किसकी महत्ता हो जाती है? परिस्थिति की। तो वो अर्जित परिस्थितियां हैं। ये कौन सी परिस्थितियां हैं? फिर इसको इंग्लिश में भी कर दिया, छोड़ दो इंग्लिश में डील करना। किसी को कोई डाउट? कितने लोग इसको ऐसा लिख पाए थे? 4-5 विशेषताएं गुड। जनरीति क्या है अब समझाना भी है और विशेषताएं भी लिखना है। और चूंकि जनरीति क्या है बोल रहा है, तो फोक वेज, समनर ऐसा सब लिखे ना तो भी जरूरी नहीं है। आपको सीधे टारगेट अटैक करना है। जनरीति क्या है? है क्या जनरीति की परिभाषा? देखो तो इसके दिमाग में गूंज गया। जनरीतियां समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियां हैं। ये लाइन दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आपको चाय पिलाना है तो एक कप में, एक ट्रे में बिस्किट के साथ, एक गिलास पानी के साथ रख के लाना है। ऐसा नहीं कि केटली ले आए, ले घर जाके पी लेना। आए थे घर में, मेरे पास टाइम नहीं है, जाते जाते रास्ते में पी लेना, ऐसा नहीं करोगे। चाय पिलाने की भी समाज में स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधि है। वही क्या है? जनरीति। ये पॉइंट कितने लोग दिमाग में गूंजा? जनरीति कहते हैं। परीक्षा में कितने लोग लिख पाए? अब बाकी दुनियादारी क्या लिख रहे हो नहीं मालूम। पूछ क्या है? जनरीति क्या है? तो पहला अटैक तो जनरीति की परिभाषा पे होना चाहिए। क्या है जनरीति? जनरीति समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विधियां। इसका जिस्ट है The folkways are the approved and recognized method to behave in the society। फिर आप उदाहरण से समझाओ। हम दैनिक जीवन में भोजन, वस्त्र, आवास आदि से संबंधित हजारों प्रकार की जनरीतियों का प्रयोग करते हैं। इनका जन्म स्वतः होता है और बार बार दोहराने से इनका रूप विकसित होता है। ये चीजें याद हैं? देखो कितने लोग दोहरा सकते हैं। देखो बोर्ड मत देखना पड़े। जनरीतियां समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विधियां हैं। हम भोजन, वस्त्र, शयन आदि से संबंधित अनेक प्रकार की जनरीतियों का समाज में प्रयोग करते हैं। बार बार दोहराने से इनका रूप विकसित होता है, इनका जन्म स्वतः होता है। और भी जगह बच गई। अन्य मतलब भिन्न भिन्न समाजों की जनरीतियां भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण भी मिल गया। तो हिंदू या भारत के लोग हाथ जोड़ते हैं, पश्चिम के लोग हाथ मिलाते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। फिर कठिन नहीं है क्वेश्चन। खंड 2 अब शब्द सीमा सा। प्राथमिक समूहों का महत्व बताइए। तो अब विशेषता नहीं बताना है कि प्राथमिक समूह का आकार छोटा होता है। यहीं पर फंसना रहता है। क्या पूछ रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, तो क्या है? गुणों का विकास। जो भी आपके अच्छे अच्छे गुण हैं, क्वालिटीज कहां से आते हैं? प्राथमिक समूह। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, आपको साइकोलॉजिकल जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको लगता है कि कोई मेरे साथ है, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, वो प्राइमरी ग्रुप है। सोशल कंट्रोल, पूरे समाज को सबसे ज्यादा प्राइमरी ग्रुप कंट्रोल करता है। आप किसके डर के मारे चुपचाप कोचिंग आ रहे हो? हमारे डर के मारे नहीं, माँ बाप के डर के मारे। 3-5 करोगे तो आपकी शिकायत पहुंच जाएगी, आपको पता है। और बड़े हो जाने के बाद आपको बच्चों का डर रहेगा कि मेरे बच्चों के लिए मुझको अच्छा करना है। तो ये सामाजिक नियंत्रण करते हैं। इससे व्यक्ति की एबिलिटी बढ़ती है। ये व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी है, बीच कड़ी नहीं, बीच की कड़ी। दोनों के बीच क्या करते हैं? सोसाइटी और पर्सन के बीच ये क्या करेंगे भाई? मैनेज करेंगे। व्यक्ति को तब समस्या होगी तो संभालेंगे, समाज को व्यक्ति से समस्या होगी तो संभालेंगे। और ये व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। पहले ही है गुणों का विकास। और जब आपके गुणों का विकास होगा तो आपकी पर्सनालिटी क्या होगी? डेवलप होगी। या और भी कोई महत्वपूर्ण चीजें लिख सकते हैं। इसमें विशेषताओं से वही पॉइंट आना चाहिए जो इंपॉर्टेंस बताएगा।
नेक्स्ट, जाति और वर्ग के बीच प्रमुख अंतर नहीं, जाति और वर्ग के बीच प्रमुख अंतर है। अब कुछ बच्चे आए थे, तो ये जांचने के लिए दिया गया है ना, जांचने के लिए। यदि बच्चा लिख रहा है कि जाति एक बंद वर्ग है और वर्ग खुला समूह, तो उसको नंबर देना है, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। किसके लिए बनाया है? सर लोगों के लिए। जाति का आधार जन्म होता है, वर्ग का नहीं। आप ऐसा कॉलम ना भी बनाए तो 6 पॉइंट फटाफट आ जाता है। जाति एक बंद वर्ग है, वर्ग खुला समूह। जाति का आधार जन्म है, वर्ग का आधार जन्म नहीं है। जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है। वाक्य पूरा बनाने का प्रयास करें ना, ऐसा मत लिखेंगे बंद वर्ग खुला वर्ग, अधूरापन लगता है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, 6 लाइन ऐसे में भी